नहीं नहीं, क्वेश्चन 6 ये इजी लग रहा है, चलिए जी इस पे आ जाए। Required analyze each of the above independent situation and discuss the related audit reporting implication if the issue could not be resolved. Analyze का मतलब क्या है या evaluate का मतलब क्या है? Issues identify करो, मसले मसाइल बताओ इसमें क्या है। Discuss the related audit reporting implication. अच्छा बताइए, प्रोसीजर रिपोर्टिंग, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने प्रोसीजर लिखने हैं, ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट लिखने से पहले लिखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद? लिखने ही नहीं है। शाबाश, तैयार हो गए हैं, कुछ कुछ लग रहा है मुझे तैयार हैं आप एग्जाम के लिए। क्यों नहीं लिखने? पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं है। यहां तक भी उसने प्रोसीजर नहीं पूछा और आगे क्लियरली भी बता दिया है ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट। लेकिन अगर ये ना भी लिखा होता ना फिर भी नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने थे? उसने पूछा ही नहीं है। उसने ऑडिट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पूछा, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन रिपोर्ट, और एनालाइज द सिचुएशन। एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि मुझे प्रोसीजर बताओ। एनालाइज है, एवेल्युएट का मतलब क्या होता है? इश्यू बताओ। ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है, ये रिलेटेड पार्टी है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये गोइंग कंसर्न है, क्या है? ये इश्यू बताओ। ये मटेरियल है, ये चीज ये सर्टिफिकेट ही ना ले लेना। You are the audit manager in the firm of chartered accountants. Following independent matters for the year ended 31st December 23 are presently under your consideration. पहला, your firm served as the auditor of Carsas Limited. During the audit process, the audit team encountered a challenge in conducting the inventory count at one of the warehouse. KL failed to make necessary arrangements for inventory count at this particular location, citing the unavailability of relevant staff on the scheduled inventory count day. जी वो कह रहा है भाई इन्वेंट्री काउंट की कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड एट 600 मिलियन व्हेरेas इन्वेंट्री इन दैट वेयरहाउस इज रिकॉर्डेड एज रुपीस 150 मिलियन। केएल's प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 700 मिलियन। पहले बताइए, इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें, कौन सा इशू है? स्कोप लिमिटेशन। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिलता, इशू इवैल्यूएट कर दिया। इसके अंदर दूसरी चीज, अब इशू आपने पकड़ लिया, मटीरियलिटी भी बता। एक ही सवाल पूछूंगा, या निशाने हैदर मिलेगा आपको या तोप के आगे खड़े करके सलामी मिलेगी। 700 का 5% लेंगे, होगा मटेरियलिटी लेवल। उससे 150 के साथ कंपेयर करना है या 600 के साथ या दोनों के डिफरेंस के साथ? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 600 के साथ कंपेयर करेंगे? कितने स्टूडेंट सलामी? कितने स्टूडेंट का ख्याल है डिफरेंस के साथ कंपेयर करेंगे? 7 तोपों की सलामी। कितनों का ख्याल है 150 के साथ कंपेयर? भाई शाबाश। भाई खुद सोचिए उस वेयर स्कोप लिमिटेशन सिर्फ एक वेयर हाउस में है कि सारे वेयर हाउसेस में? एक में। और उसमें कितने की स्कोप लिमिटेशन है? कितने का स्टॉक बढ़ा हुआ है? तो जो आप वेरीफाई नहीं कर सके वो 150 है कि 600 है? 150। इसका मतलब क्या? कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या? 600 का टोटल स्टॉक था, 450 वेरीफाई कर चुके हैं, 150 आप वेरीफाई नहीं कर सके। आप नहीं समझे, दोबारा पढ़ लें, मेरी बात नहीं, अगर आपको एतबार दोबारा पढ़ लें। मिस स्टेटमेंट में अमूमी तौर पे डिफरेंस लिया जाता है स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में है कि जो मैनेजमेंट ने अमाउंट लिखी है और जो सही होनी चाहिए सही और जो मैनेजमेंट वाली अमाउंट है इसका फर्क है मिस स्टेटमेंट। स्कोप लिमिटेशन में तो जितनी अमाउंट को आप वेरीफाई नहीं कर सके वो पूरे की पूरी स्कोप लिमिटेशन होती है। दाव खेल गया आपके साथ और आप उसके दाव में आ गए हैं, कोई बात नहीं। 150 मटेरियल है कि परवेसिव? मटेरियल। कैसे पता चला मटेरियल है? 5% से ज्यादा है। कैसे पता चला परवेसिव नहीं है? 50% से कम है और है भी सिंगल। शाबाश शाबाश। तो ये अच्छा, अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, ये चीज ऐसी है जिसके ऊपर मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। ये मेरा भाई जो पूरे लेक्चर में नहीं बोला अभी तक वो अब बताएगा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पढ़ तो लिया। स्कोप लिमिटेशन है, इसका इफेक्ट मटेरियल है। आगे चले इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट।
शाबाश। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 नंबर आपने 5 नंबर 4 नंबर लेने हैं। शाबाश। ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। शाबाश। और हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन बाय नेचर की ऑडिट मैटर। शाबाश, ये एक पॉइंट हो गया। और इसके साथ ही रिलेट करें दूसरा, देयरफॉर रेफरेंस ऑफ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन शैल बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन। शाबाश, ठीक है ठीक है। हाँ जी, विच प्रोसीजर हाँ इन बेसिस फॉर, अब वो जब हमने लिखते हैं ना कि ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा स्कोप लिमिटेशन को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, उस पॉइंट के अंदर ही आ जाता है कि वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा। वो हमने ड्राफ्टिंग में सीखा था कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये लिखना था। जी जी, पेपर से पहले एक इस तरह का क्वेश्चन चैप्टर 4 में से ले लें, उसकी एक पूरी ड्राफ्टिंग हमें शेयर कर दें ताकि हमारे ज़हन में वो बैठ जाए कि कोई भी सिचुएशन है तो उसमें कैसे ड्राफ्ट। शाबाश। उन्होंने कहा सर आप ऐसा कीजिए कि एक हमें पेज इस तरह का दे दीजिए जिसमें ड्राफ्टिंग हो कि क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग अल्फाज कैसे होते हैं, ताकि पेपर में अगर वो हमसे कहे ना क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करो, एडवर्स ओपिनियन ड्राफ्ट करो, डिस्क्लेमर ओपिनियन ड्राफ्ट करो, तो वो जहन में आ जाए और हम उसको छाप दें। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? ऑलरेडी इंक्लूडेड है बुक में। कहां पे इंक्लूडेड है? चैप्टर 4 में, स्टार्ट में, मिड में कि एंड में? एंड में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी याद है इसको, 12 मुझे भी नहीं याद, इसको याद है। चले बी भी आ जाए। योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ मलेर लिमिटेड एमएल। ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस एमएल हैज नोटिफाइड द ऑडिट टीम दैट इट इज its human source department has also been given the responsibility for managing the human source of its subsidiary वलीका लिमिटेड। अब पता हमारा क्लाइंट था, हमें पता चला, क्लाइंट के पास गए, उसने कहा सर आजकल मैं बहुत बिजी हूं। मैंने कहा क्यों बिजी हो? उसने कहा सर हमारी सब्सिडी का काम भी हम करते हैं। आगे बता रहा क्यों। दिस डिसीजन वाज मेड बिकॉज द ऑपरेशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग द ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट एट एमएल आर रिलेटिवली मिनिमल कंसीडरिंग द स्केल ऑफ एमएल's बिजनेस ऑपरेशन। कॉन्सिक्वेंटली एमएल हैज नॉट कंसीडर्ड दिस ट्रांजैक्शन व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल। वो इस वजह से क्योंकि होल्डिंग कंपनी में सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना सस्ता पड़ता है, तो सब्सिडी ने कहा कि सर जी हमारा रिकॉर्ड भी आप ही मेंटेन कर दीजिए। और ये चूंकि इसमें कोई पैसे तो भला कोई अपनों से भी पैसे लेता है, तो इसीलिए कोई पैसे इसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी नहीं किया गया जी। इसमें मेन इशू क्या था? आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, एनालाइज द सिचुएशन। क्या है ये? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। क्वांटिटेटिवली इमटेरियल, क्वालिटेटिवली या बाय नेचर मटेरियल है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट? जी आप बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट and shall describe nature of misstatement in basis for qualified opinion section। ठीक है, फिर इसके बाद हाँ, और अगर ये चूंकि ओमिटेड डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर आना चाहिए ना इसका, रिलेटेड डिस्क्लोजर, ओमिटेड डिस्क्लोजर है तो ऑडिटर शैल ट्राई टू इंक्लूड ओमिटेड डिस्क्लोजर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। और आपको 3 एग्जांपल याद होंगी जिसमें प्रैक्टिकेबल नहीं होता डिस्क्लोजर इंक्लूड करना। लेंथी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है जी। और क्या यहाँ पे वो की ऑडिट मैटर वाली बात आएगी? हाँ, क्या आएगी बात कि क्वालिफाइड ओपिनियन इज बाय नेचर ए की ऑडिट मैटर, देयरफॉर ए रेफरेंस टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन शैल बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, नहीं लिखेंगे। डन जी, कोई इतराज तो नहीं है आपको? ये भी इजी क्वेश्चन था, रिपोर्ट के आपके इजी क्वेश्चन होते हैं। प्रोसीजर का क्वेश्चन किसको इजी लगता है? ऑडिट प्रोसीजर वाला 40% स्टूडेंट को इजी लगता है, और कितनों को डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट वाले 3 है, ठीक। चलिए बाकी को मॉडरेट लगता होगा। अच्छा आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 5 इजी लगता है आपको कंपैरेटिवली? चलिए आइए। अच्छा इसमें ट्विस्ट करने तो सारे ही हैं, मुझसे एग्जाम में भी ऐसी है, करने सारी हैं, सिर्फ तरतीब लगा रहे हैं। 5A
डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट डिसीजन टू इन्वॉल्व ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट को अंडरलाइन कर, आपको पता है ये हमने डिसीजन पहले किया हुआ है कि हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशन आती, पास्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है जिसमें उसने हमें कहा बताइए इस सिचुएशन में, बल्कि वो वॉल्यूम 1 में था क्वेश्चन, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। उसमें एक था प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए और एक था रिवैल्यूएशन का केस, याद है? और हमने कहा था प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए एक्सपर्ट को एंगेज नहीं करना, वो हमारा अकाउंटिंग ऑडिट नेचर का काम है, और रिवैल्यूएशन में एक्सपर्ट को एंगेज करना है। उसी तरह उसने बताया कि इस केस में फैसला करें। मार्क्स उसने ज्यादा रख दिए, कोई बात नहीं। ये एसी का फ्लो ऊपर कर दीजिए, या ये 24 पे कर दीजिएगा। कह रहा है योर फर्म सर्व एज द ऑडिटर फॉर सिंकोल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। एचसीएल engages in coal mining operations supplying coal to electricity generation power plant। कोयले से बिजली बनती है, उसके लिए कोयला सप्लाई करते हैं। coal mined by HCL is stored in piles within a warehouse facility and is weighed only at the time of dispatch to customer। कहता है ये जो कोयला निकालते हैं ना पहाड़ों से, ये वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, और ये स्टोर करते हुए वेट नहीं किया जाता, ये जब बेचा जाता है ना तब वेट किया जाता है। क्यों? आसानी से किया तो जा सकता है। उस सर्दियों में कोयला लेने जाते नहीं है, हाँ, वो 2 किलो कोयला दे देता है, वो तकड़ी बट्टा डाल के 2 किलो का, और हमें शापर में डबल करके दे देता है, सही है। तो इस कस्टमर को भी नहीं दे सकते, नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनी 2 किलो थोड़ी लेती होंगी, हजारों टन में लेती होंगी। हाँ, कोई वो होती है कोई तकड़ी ऐसी जो हजारों टन को मेजरमेंट कर सके, वो होती जरूर है, लेकिन वो वैसी नहीं जैसी हम डेली लाइफ में देखते हैं। हाँ जी, यही आगे बता रहा है। Accurately determining the weight of coal in piles poses a highly complex and technical challenge। कर ले अंडरलाइन इसको, किसको? हाईली कॉम्प्लेक्स को। ये अल्फाज जस्टिफाई करते हैं एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट को, लेकिन किस लिए? उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ना। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपर्ट को नहीं यूज करेंगे, वो तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? परचेज इनवॉइसेस से, या जो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर अगर खुद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, मटेरियल लेबर वगैरह जो भी यूज हुआ है, ये वेट के लिए, याद रखिए। किसके लिए एक्सपर्ट को यूज कर रहे हैं? हर काम के लिए यूज नहीं करना उसको। Recognizing the materiality of coal inventory to the financial statement, audit team has made the decision to engage an auditor expert। अच्छा, दूसरा फैक्टर भी आ गया, मटेरियल है। इमटेरियल होता तो हम कहते चले एक्सपर्ट के बगैर गुजारा हो सकता है, ये हैवी मटेरियल। तो अब क्या एक्सपर्ट यहां पे एंगेज करेंगे? यस। क्या जस्टिफिकेशन है आपकी? एक हाईली कम्प्लेक्स है, दूसरा मटेरियल है। लेकिन याद रखिएगा किस पर्पज के लिए? इन्वेंट्री का पूरा एरिया इससे नहीं करवाना, वेट के लिए, वेट के लिए, ठीक है। द एक्सपर्ट विल असिस्ट इन एक्यूरेटली डिटरमिनिंग बोथ द क्वांटिटी एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एचसीएल्स कोल इन्वेंट्री। दो काम करवा रहे हैं, है दोनों एक ही एरिया में। पहले देखें, अब देखें आई कैप का लेवल देखें वो कैसे चीजों के अंदर घुसता जा रहा है। पहले पुराने क्वेश्चन में उसने पूछा प्रोविजन फॉर बैड डेट और रीवैल्यूएशन किस में एक्सपर्ट को यूज करने के, किसको नहीं करेंगे। समझ क्वेश्चन की नेचर समझिए, कैसे आई कैप का ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो फैसला आसान था निस्बतन। अब क्या कह रहा है? कह रहे हैं इन्वेंट्री ही है, इन्वेंट्री ही एक ही एरिया के अंदर एक प्रोसीजर ये है और एक प्रोसीजर ये है, और आपसे डिसीजन करवा रहा है किस पर। एक प्रोसीजर है क्वांटिटी वाला और एक प्रोसीजर है एनआरवी वाला। किसमें इसको एप्रोप्रिएट है यूज करना? क्वांटिटी वाले में एप्रोप्रिएट है, यस है। और एनआरवी में, हाँ, वो तो सब्सिक्वेंट इनवाइसेस से देख लेंगे, सेल प्राइस या करंट मार्केट प्राइस क्या है उससे देख लेंगे, वो एक्सपर्ट का काम नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एनआरवी में अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ना, मजीद देखिए। अभी पहले हमने उसे बताया कि अगर अकाउंटिंग ऑडिट के अलावा कोई स्किल की जरूरत हो एक्सपर्ट को यूज करेंगे। इस केस में फिर हमने इसको बताया चूंकि क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे एक्सपर्ट को, फिर जस्टिफाई किया क्यों यूज करेंगे, मटेरियल है और कम्प्लेक्स टेक्निकल है। फिर हमने अगली चीज इसको ये बताई 4 के 5वीं के एनआरवी के लिए हम इसको यूज एक्सपर्ट को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनआरवी को हम सेल प्राइस, मार्केट सेल इनवॉइस से वेरीफाई कर सकते हैं। आखिरी चीज, एनआरवी में भी एक्सपर्ट को यूज किया जा सकता है क्या?
हाँ, अगर इसमें कोई स्पेशल केस हो, स्पेशल केस क्या हो सकता है? जैसे इसमें अगर कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तो नहीं पता चलेगा ना कोयले की मुख्तलिफ क्वालिटी क्या होती है। हो सकता है बारिश बढ़ी हो, कोयला भीग गया हो, तो उसके भीगने के बाद कोयले की वैल्यू बढ़ जाती है? बस नहीं हो जाता है। तो ये एक्सपर्ट हमें बताएगा, अगर हमें ऑब्सोलीट आइटम्स हो ना, इसमें कोई ऑब्सोलीट आइटम्स या कुछ कोयले की वैल्यू कम है दूसरे की निस्बत, उसकी क्वालिटी कम होने की वजह से, तो जो उसकी क्वालिटी है, अगर क्वालिटी वैल्यूएशन को इफेक्ट कर रही होगी तो उसकी क्वालिटी कोयले की क्या है, इसको डिटरमिन करने के लिए भी एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है? अगर लिख सके तो ठीक है, वरना कम से कम इतने में तो एग्री करते हैं ना कि भाई बड़ा इशू था इन्वेंट्री का, उसके अंदर उसने दो चीजें बताई थी, एक के लिए एक्सपर्ट का यूज एडिक्वेट है, दूसरे के लिए नहीं है, और रीजनिंग भी हमने बता दी। डन जी। बी, वाइल रिव्यूइंग, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक लफ्ज है, अगर एक लफ्ज ना होता ना ये क्वेश्चन ही ना होता। वो लफ्ज बताइए मुझे पढ़ के। वाइल रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय ऑडिट टीम, बताएं ऐसा। ओ हाँ जी भाईजान, लिखने बैठेंगे ना तो फिर आप पूरा हो जाएगा। ये पांच छह चीजें तो मैंने आपको पूरी करवा दी हैं पॉइंट्स। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिट टीम, क्वालिटी वाला है। इसमें एक लफ्ज बताइए जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन खड़ा है। पढ़ा नहीं आपने मुझे लगता है। हाँ जी। While reviewing the working papers prepared by audit team for the audit of Apple Limited, the audit manager has noted that the audit team solely relied upon written representation in following cases: identification of related party transaction, inventory held by third parties। याद रखें, रिप्रेजेंटेशन में ऑब्टेन करते हैं। मसला ये नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी थी और कर ली, नहीं नहीं नहीं, मसला ये नहीं है। मसला क्या है? रिप्रेजेंटेशन के साथ अदर एविडेंस भी ऑब्टेन करना था, नहीं किया। ठीक है, और ये मेरा भाई मुझे बताएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी पे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर ली, ये अच्छा किया, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं किया, ये गलत किया। क्या इतना कमेंट करने काफी है? क्या करना चाहिए? बताया था, जहां पे गलती हो उसका सही बात भी बताया। सही बात क्या बतानी है? प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वो प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस किया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, याद है वो प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई वाले, उनमें से 3-4 लिख दीजिए। क्लियर? फिर इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, इसमें भी अदर प्रोसीजर होने चाहिए। क्या सिर्फ इतना लिख देना काफी है कि रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ रिलाई नहीं करना था, अदर भी करने थे? कि वो अदर प्रोसीजर मेंशन भी करने चाहिए? कौन कौन से? कंफर्मेशन, बेहतरीन, खुद भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं जाके, कंपोनेंट ऑडिटर से कह सकते हैं वेरिफिकेशन करे उधर। और अगर किसी दूसरी बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी दूसरी डेट के ऊपर वेरिफिकेशन की है तो रिकनसाइलिंग आइटम के जरिए से रिवर्स वर्किंग करके बैलेंस शीट के बैलेंस को एस्टिमेट करेंगे। डन जी। ये इशू समझ आ गया? ओके, टिक लगा दीजिए। जी मेरे भाई पूछिए। हाँ जी, उनका सर ये एक्सपर्ट वाला चैप्टर है, ये है 18 का, लेकिन इसमें अच्छा पार्ट भी क्या कह रहे हैं? हाँ ये है चैप्टर, वही बात चैप्टर 23 का है, लेकिन प्रोसीजर हमारे रिलेटेड पार्टी 16 के आगे या 17 चैप्टर जो भी आपका एडिशन है, और इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी है चैप्टर 11 के आगे। तो क्वालिटी में एक ही चीज बताई थी आपको, याद है कि इसमें नया कुछ नहीं है, स्वयं कुछ रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट के। इसकी केस स्टडी नई केस स्टडी नहीं है, ये बताया था कि नहीं? क्या कहा था? वो किसी भी इश्यू को, किसी भी दूसरे चैप्टर की दो तीन केस स्टडी को इकट्ठा करके मिक्स करके आपसे पूछ सकता है। चैप्टर 23 क्वालिटी कंट्रोल की केस स्टडी में वो किसी भी मल्टीपल चैप्टर्स के इश्यू को पूछ, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने जो आता है बंदा, उसने क्या सिर्फ एक एरिया को देखना होता है कि पूरे सारे एरिया, तो वो कहीं पे से भी इशू आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या आप उस दिन नहीं थे, मुझे लग रहा है, जो हमने केस स्टडी क्वालिटी कंट्रोल की केस स्टडी की थी जिस दिन, क्या उस दिन आप थे? हाँ, याद नहीं का मतलब प्रोबेबली नहीं थे, लेकिन बहरहाल चलिए
ये 5 क्लियर थी, इसको भी टिक कर दें। अब कौन सा क्वेश्चन, बाकियों में से अंदाजा लगाएं कौन सा इजी है। पहले वाला सर, पहले वाला सर। ये भाई बताएं कौन सा वाला क्वेश्चन। 4 कर लें जी, 4 की ज्यादा आवाज है, 4 कर लेते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको बताता हूं। इसमें क्वेश्चन को समझना था। अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, रिक्वायरमेंट समझ आ जाए, इसको अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है। You are an audit senior on the audit of healthcare limit. अच्छा सॉरी, पहले रिक्वायरमेंट। Using the above information, discuss the matter that you would consider while obtaining and understanding of HCL and its environment. Obtaining and understanding को अंडरलाइन करें। Related to ownership structure, governance structure, regulatory requirement, relevant industry factors. आप इसको ऊपर वाले के साथ लिंक करने की कोशिश करते रहे होंगे, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं होते। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपके ख्याल में, आप बताइए, कोई बता सकता है? आप बताइए मेरे भाई, आपके ख्याल में रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है? हाँ, कि आप किसी एक क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है ना, तो इस हेडिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने किसी भी ऑडिट क्लाइंट का ऑडिट करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है। ओनरशिप स्ट्रक्चर में कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे। गवर्नेंस का मतलब वो मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कौन सी, ये लॉज एंड रेगुलेशन की। रेलिवेंट इंडस्ट्री फैक्टर, इंडस्ट्री में क्या हालात हैं। ठीक है जी, पहले देखिए रिलेट उसको बाद में कर लेते हैं, ऊपर जो उसने इंफॉर्मेशन दी है। किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उसकी इंडस्ट्री के बारे में आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, करेक्ट, और ग्रोथ कितनी है इस इंडस्ट्री की ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है उस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। नहीं, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स वो रेलिवेंट रेगुलेशन में आ जाएगा, वो उसने अलग से पूछा हुआ है, अलग से पूछा हुआ है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं इंडस्ट्री में, नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है। ठीक है, क्या इंटेंसिव कंपटीशन है या लो कंपटीशन है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, भी समझ आ रही है। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ कंपटीशन कितना है, ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री की, क्योंकि हम अपने क्लाइंट की ग्रोथ को से कंपेयर करते हैं। डेवलपमेंट्स क्या है इंडस्ट्री में, क्योंकि हो सकता है डेवलपमेंट की वजह से हमारी प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाए। ठीक है, मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये इंडस्ट्री का नहीं, ये कंपनी स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अच्छा ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ऑन कंपनी, करेक्ट, और उनकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, शाबाश। और नॉन कंप्लायंस की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते, लॉ की नॉन कंप्लायंस की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा लाइसेंस, हम कोई रिक्वायरमेंट की वायलेशन करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल होगा या पेनल्टी इंपोज होगी, ये वैल्यूएट करना, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करती है। फिर से बताइए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है किसी भी क्लाइंट के सिलसिले में, उनके ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उनकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, और नॉन कंप्लायंस की सूरत में क्या क्या एप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है, रेगुलेटर्स के खिलाफ एक्शन क्या ले सकते हैं। और मजीद ये भी लिख सकते हैं, क्या इस साल में कोई न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं या नहीं, ये भी एक रेलिवेंट फैक्टर है। क्वेश्चन की नेचर समझ आ रही है। उसने सिर्फ आपको हेडिंग दे दी है
उस हेडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए आपको, आपने वो लिखनी है। ठीक है, क्लाइंट के पास हम जाते हैं ना प्रैक्टिकली, ये उसने जिस चीज को सामने रख के मेरे ख्याल में क्वेश्चन बनाया वो आपके साथ शेयर करता हूं। हम उससे कहते हैं ना भाईजान जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें बता दे। क्लाइंट आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे आपको किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब आप बताएंगे ना, स्पेसिफिक किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन क्लाइंट नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए ये आपने वैल्यूएट करना है कि आपको यही इंफॉर्मेशन। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोग शामिल है, वो इंडिपेंडेंट, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने, एग्जीक्यूटिव। शाबाश, पहला पॉइंट ये हो गया डायरेक्टर्स। फिर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन कितनी है, कितनी मीटिंग हुई है, कितने डायरेक्टर्स ने उनको अटेंड किया है, ताकि उनकी एक्टिव, उनका शेयर डायरेक्टर्स का है कि नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स का अगर शेयर होगा ना उसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली में, हाँ ऊपर ये, अब ये केस उसने स्पेसिफिक उन्होंने भाई ने बता दिया, फैमिली मेंबर वाला के ऊपर यही बता रहा है। इस पैराग्राफ में सबसे अहम इंफॉर्मेशन यही बताई है कि फैमिली मेंबर हैं, वही ज्यादातर कंट्रोल्स कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो फैमिली मेंबर में से कितने डायरेक्टर हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसे आपको एक वो मजाक वाली बात थी, लेकिन वो बातों बातों में एक दफा याद है केस स्टडी बताए थे, हस्बैंड एंड वाइफ शेयर होल्डर, और ये वो गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन थी जो किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई। हस्बैंड एंड वाइफ शेयर होल्डर वही डायरेक्टर, और दोनों में होगी सेपरेशन। इसका ऑडिट में क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टर्स में कौन फैमिली है, कौन कौन लोग शामिल है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, आपस में रिलेशनशिप कैसा है उनका, ये चीजें गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओनरशिप स्ट्रक्चर, शेयर होल्डर कौन कौन से, शेयर होल्डर्स में कौन कौन लोग शामिल है, कितना इनका इंटरेस्ट है, मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है। ठीक है, ये है। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कौन कौन इन्वॉल्व, इससे हमें रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होती है। ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में डायरेक्टर भी शामिल होते हैं, शेयर होल्डर भी शामिल होते हैं। आप बिल्कुल ये भी कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि क्या मेजर शेयर होल्डर्स में से कोई एक, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना ओनरशिप स्ट्रक्चर में शेयर होल्डर कौन कौन है। दूसरा ये भी कि क्या मेजर शेयर होल्डर्स में से कोई डायरेक्टरशिप में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक फ्रॉड फैक्टर होता है, अगर आपको याद हो कि वो अपने शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए वो डिसीजन कर सकते हैं अगर वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो तो। बिल्कुल, और ये पॉइंट ऐसा है जो कि ओनरशिप स्ट्रक्चर में लिख दे तो भी हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, गवर्नेंस में क्योंकि कॉमन बन रहा है। नेचर समझ आई इसकी। हाँ, अब कुछ समझ, ये हेडिंग है, आपने सिर्फ इसके अंदर पॉइंट्स बताने हैं। खुद ही तो कहते हैं हेडिंग बता दे, भाई की तेरा भाई छाप लेगा, हेडिंग बता दिया है, छाप मेरा भाई छाप लिया था। अच्छा, बाकी इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपने इसमें यूज करने हैं। वो इंफॉर्मेशन में जैसे वो क्लोजली हेल्ड एंटिटी की बात कर रहा है, HCL इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो आप ये, चूंकि आपको इंडस्ट्री का पता चल गया, तो आप इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करते फैक्टर को फार्मास्यूटिकल का वर्ड को यूज कर लेंगे। फिर ऑपरेटिंग इन ए हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, हाँ ये इंडस्ट्री के अंदर ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को भी आप इस इंडिकेशन दे रहा साथ साथ आप। इट मैनेजेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस पाकिस्तान एंड अब्रॉड, ये ऑपरेशन से रिलेट करता है। अगर वो कहता है ना ऑपरेशंस की बात करनी, ओनरशिप नहीं, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात करता ना, अगर यहाँ पे एक पांचवी हेडिंग ये होती तो उसमें हम ये उसको बताते कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ऑपरेशन, और अक्रॉस पाकिस्तान अब्रॉड इसके ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन उसने वो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा। Distinguishing aspects of HCL's corporate governance lies in its board of directors, which primarily consists of family members. Governance structure में ये आ जाएगा, इसको कंसीडर करना है हमने, family member. This approach also expands to its operational roles with family member assuming key position within HCL. ये ओनरशिप स्ट्रक्चर में फैमिली मेंबर, तो आपने नोट किया, वो आपको बकायदा इंडिकेशन भी दे रहा है। अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ इसी को कुछ सोचे भी ना, इसी में से आपको मेरे ख्याल हर एक के एक पॉइंट तो कम से कम जरूर मिल जाएगा। प्रॉब्लम इसमें क्या थी, सिर्फ प्रॉब्लम इसमें आपने खुद इसको दोबारा घर जाके पढ़ेंगे ना,
तो आपको इजी महसूस। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि ये थोड़ा सा पास्ट टेंस से हटके था, तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कहते हैं ये तो हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया, हम इसको अटेंड भी नहीं कर सकते। याद है गलत, कंसेप्ट ऑलरेडी वही है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, तो याद रखिए एग्जाम का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप। फिर से सुन लें, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, एग्जाम का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर। फिर से सुन लें, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, एग्जाम का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर सके। फर्क सिर्फ ये है कि वो एक दो क्वेश्चंस को इस तरीके से घुमा के प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट कि आपको लगेगा कि ये शायद कोई नई चीज है, और आप उस वक्त जब फैसला कर लेते हैं ना, जो इजी माइंड, जो स्ट्रगल करने के आदी नहीं होते स्टूडेंट, वो उसी को फैसला कर रहे थे ये हमें नहीं आता। ये तो सर ने करवाया, इस तरह का सवाल सर ने करवाया नहीं। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ। और मजीद आपको हिंट दे दूं, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं। कितने स्टूडेंट्स ने कैफ 6 का टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं? हाँ, शाबाश। तो उसमें एक टॉपिक होता था एक्सटर्नल फैक्टर्स, पेस्टल एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस। उसमें एक होता था लीगल फैक्टर्स, सारे छाप दो इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर। एक होता था हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इधर आए, ठीक है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स उसने नहीं पूछा हुआ, वरना वो भी पूछता तो वो भी है। बस ये दो, बाकी ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है ये तो अलग। चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैंने एडिशन बोला, मैंने ये नहीं कहा कि उसके मुताबिक सॉल्व होगा, मैंने सिर्फ लिंक करवाया है, क्योंकि वरना मैं आपको स्टार्ट में ही ये बात कह देता। लेकिन पहले मैंने आपको ऑडिट की चैप्टर 10 में से जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट उसके जरिए से करवाया, फिर आसानी के लिए बताया। बात का ऐसा होता है किसी दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी यूज हो जाता है। आगे बताइए 3, चलें जी 3 करते हैं। रिक्वायरमेंट, अच्छा मैं ऊपर जैसे ही ऊपर रहा पूरा से पूछ रहा, गुड यार। रिस्क आइडेंटिफिकेशन देखा, ना सिर्फ ये कि टाइमली रिस्क आइडेंटिफाई किया बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया है। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ नोटिस इशूड बाय द एविएशन अथॉरिटी ऑन द ऑडिट ऑफ एल, आल्सो सजेस्ट रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग implications are not required. Your firm serves as the auditor for Apollo Limited for the year ended 31st December 23. AL operates within the specialized market of small private jet planes, catering primarily to large corporate clients and high net worth individual. क्या बड़ी बड़ी कंपनीज और जो बड़े बड़े मालदार सेठ लोग होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए ये सर्विसेज है। हाँ जी, यहाँ पाकिस्तान से तो ऊपर वाले भाग गए हैं, फॉरेन कंट्रीज में वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी आपने प्रोवाइड करते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, बिजनेस में आना टाइम नहीं होता, वो कहते हैं क्या है सड़कों सड़की नहीं जाना, हमने क्या कहना है। ऊबर वाले ऊबर बुक करवाई, साथ में एक ऑप्शन आ रही थी हेलीकॉप्टर की, क्लिक किया, टक 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 घूमता घूमता हेलीकॉप्टर बैठे दूसरे बिल्डिंग, चले भाई। हाँ जी, बिल्डिंग का, यस बिल्डिंग के ऊपर पार्किंग होती है, हेलीपैड उधर रहता है। आगे चलते हैं। एयर्स फ्लीट कंसिस्ट ऑफ 6 गल्फस्ट्रीम 3rd एयरक्राफ्ट मॉडल्स अलोंग विद ए हेलीकॉप्टर। ये इनका सारा पीपीई है, अपने सारे इक्विपमेंट ऑपरेशनल एसेट के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, हमारे 6 जहाज है, एयरक्राफ्ट है और एक हेलीकॉप्टर है। Some major airports restrict the operation of Gulfstream 3rd aircraft due to concern over harmful emissions and noise pollution. कुछ एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। This restriction poses operational challenges for AL in accessing certain airport. अच्छा, ये इशू जो था ना, एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ये गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, इंपेयरमेंट का है। क्योंकि सारे एयरपोर्ट, अब इनका मतलब है कुछ लोकेशन को विजिट नहीं कर सकते, बाकियों को कर सकते हैं, तो इनका यूज रिस्ट्रिक्ट हुआ। जब इनका यूज जो नॉर्मल यूज होता है उसके मुताबिक ना हो, तो फिर इंपेयरमेंट का। सीफैप में उसने केस स्टडी पूछी, उसने कहा कि जी कंपनी ने एक अपना ऑफिस स्टार्ट करना था और लैंड बाय कर ली, प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर लिया। जैसे ही प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो गया, वहां पे उसने अपनी एक्टिविटीज करनी थी कमर्शियल, तो इर्द गिर्द के लोगों ने एतराज किया, उन्होंने कहा ये तो रेजिडेंशियल जगह है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूल होता है, रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। कंपनी ने वहां पे सारा कर लिया था। अब क्या करना पड़ा, अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाईजान यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो कंपनी को उस बने बनाए एसेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने, उसका यूज चेंज कर दिया उन्होंने, फिर उसको वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया।
कि इधर अपना जो दूसरा सामान एक्स्ट्रा सामान होगा ना इधर आके सब स्टोर कर दिया करेंगे, इधर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। बताइए इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या इंपैक्ट? इंपेयरमेंट, उस बिल्डिंग की इंपेयरमेंट। क्यों? हाँ, क्योंकि उसका यूज चेंज हो गया। अब जो उससे वैल्यू इन यूज है वो रिड्यूस हो गई। जब वैल्यू इन यूज रिड्यूस हो गई इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया। तो यहां पे भी उसकी वैल्यू इन यूज कम हुई है। क्यों? अब कुछ लोकेशन पे जा सकता है, कुछ में नहीं जा सकता। लेकिन गोइंग कंसर्न का इश्यू अभी राइज नहीं हुआ। मसला तो तब हुआ एडिंग टू द कंप्लेक्सिटी, एविएशन अथॉरिटी इन पाकिस्तान इशूड ए नोटिफिकेशन ऑन 30 December 23 स्टिपुलेटिंग दैट दिस गल्फ स्ट्रीम थर्ड एयरक्राफ्ट मस्ट बी फेज्ड आउट बाय 30 June 24। खत्म कर दें। इसका मतलब क्या हो गया? स्क्रैप, लोहे के भाव बिकेगा सारे जहाज। ऐसे ही है, क्योंकि ये कंपनी नहीं चला सकेगी, दूसरी भी नहीं चला सकेगी, उसके ऊपर भी तो एविएशन अथॉरिटी का नोटिस एप्लीकेबल होगा। अब ये इंपेयरमेंट तो हो ही हुई, लोहे के भाव तो हो गया, ये इंपेयरमेंट हो गई। दूसरा इशू क्या हुआ? गोइंग कंसर्न। क्यों? हेलीकॉप्टर है तो सही, 6 हेलीकॉप्टर, 7 में से 6 हिस्से उड़ के बाकी क्या रह गया? ठीक है। वो आजकल इशू चल रहा है जो मुनाल रेस्टोरेंट का। अगर आप मुनाल ग्रुप के फर्ज कीजिए ऑडिटर हों तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया बंद करें, तो क्या अब क्या मुनाल पूरे पाकिस्तान में एक ही रेस्टोरेंट है? और भी मल्टीपल और भी एक्टिविटीज हैं। एक तो ये लिबर्टी के करीब है ना ऊपर पे। तो क्या गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज हुआ? नहीं। अगर एक ही होता ना रेस्टोरेंट, फिर 2 इश्यू राइज होते। जो उधर एसेट गए वो तो गए ना अब, ठीक है, उनका यूज है, वो यूज तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ एसी वगैरह चले किसी दूसरी जगह काम आ जाएंगे, उनको भी एसी को भी उतारने के लिए अलग खर्चा है, फिर लगाने के लिए अलग खर्चा है। ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन वहां पे जो टेबल्स वगैरह होंगी वो तो उनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना, रिलोकेट करना मुश्किल होगा। तो आपको वहीं पे स्क्रैप सेल करनी पड़ेगी, या चले कुछ अच्छा दाम भी मिल जाए, लेकिन वो जो उसकी फेयर वैल्यू होगी वो तो नहीं पैसे मिलेंगे। तो इंपेयरमेंट का रिस्क, तो उसके एसेट्स इंपेयर तो हो गए वहां पे। साथ ही साथ गोइंग कंसर्न का इशू भी राइज होता अगर वो सिंगल होता। लेकिन इस केस में और भी रेस्टोरेंट है मनाल ग्रुप के, अगर आप उसके ऑडिटर होते, बताइए क्या करते? गोइंग कंसर्न का इशू राइज करते? नहीं, हाँ, इंपेयरमेंट का। लेकिन यहां पे हाँ, एम्प्लॉयज का भी बिल्कुल शाबाश, वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का, रिडंडेंसी प्रोविजन का। लेकिन इस सिचुएशन में बताइए निकाल दिया, लेकिन साथ साथ सैलरी भी दी है। वो जो सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन वही चीज है। तो यहां पे बताइए किधर गए? हाँ, यहां पे अब जो गल्फ स्ट्रीम थर्ड जो प्लेन्स है, क्या वो इंपेयर्ड हो गए कि नहीं हो गए? वो भी हो गए। गोइंग कंसर्न का इशू भी है, इंपेयरमेंट का इशू भी है। मुझे मसला इसमें नहीं है कि प्रोसीजर आप क्या लिखते हैं, मुझे मसला इसमें है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 की बजाय सिर्फ एक इशू आइडेंटिफाई किया हो। गोइंग कंसर्न इशू बिल्कुल है, 7 में से 6 आपकी प्रोडक्ट्स उड़ गई, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स उड़ गई उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, ये भी तो एक इशू है। किस में होना चाहिए? स्क्रैप वैल्यू। भाई एग्री करते हैं इस पे? $1 मिलियन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? क्या सिर्फ गोइंग कंसर्न का इशू है या इंपेयरमेंट का भी? दोनों। इंपेयरमेंट का किस वजह से है? क्योंकि एसेट का रेगुलर यूज नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न का किस वजह से है? क्योंकि आपकी मेजर ऑपरेशंस अब फेज आउट हो जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर। डन जी। और इसके बाद आपको पता है क्या करना है? गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर छाप देने हैं, लेकिन थोड़ा सा केस हाँ, उसमें गल्फ स्ट्रीम 3 का वर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एयरक्राफ्ट लाइसेंस, ये अल्फाज क्वेश्चन की मेन प्रोसीजर वही रहेंगे। लेकिन आपको याद है ना, जनरल को अगर स्पेसिफिक उसने सिचुएशन दी हो तो हम जनरल प्रोसीजर को कस्टमाइज कर देते हैं या उस स्पेसिफिक प्रोसीजर को ऐड कर देते हैं। ये बात बताई हुई है कि नहीं? जनरल पूछे जनरल जवाब, स्पेसिफिक पूछे स्पेसिफिक जवाब देना है। डन जी। प्रोसीजर क्या हो? हाँ जी,
एनालाइज, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ नोटिस का, वैल्यूएट का, एनालाइज का मतलब क्या होता है? इश्यूज आइडेंटिफाई करना। इस नोटिस का इंपैक्ट हमारे ऑडिट पे ये हुआ है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंश्योर करना है एसेट्स इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड हो और गोइंग कंसर्न इशू डिस्क्लोज हुआ हो। ये दो इशू। वैल्यूएट और एनालाइज का मतलब ये होता है मसला आइडेंटिफाई करो। थर्ड क्लियर है जी? और कौन सा रह गया? गोइंग कंसर्न के कौन से प्रोसीजर हैं? चैप्टर 4 खोल मेरा भाई, भाई को बुक दे। चैप्टर 4 में गोइंग कंसर्न का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सर वो वहां पे लिखे हुए हैं, इसकी सारी एग्जांपल वगैरह लिखे हैं, कौन-कौन सी। भाई एग्जाम्पल वगैरह अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखी हुई हैं मेरा भाई, प्रोसीजर अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखे हुए हैं। फ्यूचर प्लान, कैश फ्लो फॉरकास्ट नहीं है यार खुदा का। अब मैं इसको छोड़ के चेक ढूंढने, मेरा घर जाके तसल्ली से ढूंढने मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 तो हो गया हुआ है, 2 तो कर लिया हमने, एक ही रह गया क्वेश्चन, बाकी सारे कर लिए हमने, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, इसके बाद छुट्टी। यस, दोबारा चाहे। क्वेश्चन नंबर 1, identify and discuss the fraud risk factor in the given scenario। जब ऑडिट रिस्क और फ्रॉड रिस्क फैक्टर में क्या फर्क है? ऑडिट रिस्क का मतलब हर तरह का रिस्क, चाहे वो एरर का हो चाहे फ्रॉड का हो, कोई भी हो, चाहे वो इनहेरेंट रिस्क हो चाहे कंट्रोल रिस्क हो, चाहे किसी भी किस्म का रिस्क हो। ऑडिट रिस्क जेनेरिक टर्म है। जो फ्रॉड रिस्क का ये स्पेसिफिक टर्म है कि सिर्फ फ्रॉड वाले रिस्क मुझे बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिस्क फ्रॉड रिस्क फैक्टर है और कौन सा एरर का? ये चैप्टर 19 बताता है। जिसने चैप्टर 19 ना पढ़ा हुआ वो नॉर्मल रिस्क, ऑडिट रिस्क में और फ्रॉड रिस्क फैक्टर में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। और जिसने चैप्टर 19 पढ़ा, चैप्टर 19 बताता ही वो फैक्टर्स है, सिर्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अच्छा नहीं, अगला 1 मिनट, इसमें अहम सवाल, पहले रिक्वायरमेंट समझनी है। क्या प्रोसीजर बताने हैं इसमें? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? हेडिंग, इसका आधा नंबर होता है। और डिस्कस का मतलब क्या है? एक्सप्लेन करना है कैसे फ्रॉड हो सकता है। कितने फैक्टर्स बताने? उसने फैक्टर नहीं बताए हुए, कितने करेंगे? डिवाइडेड बाय 1.5 रूल बताया था ना। रिस्क में अगर जो हमारा चैप्टर 11 था उसमें रिस्क और प्रोसीजर का जब इकट्ठा क्वेश्चन पूछता था, क्या बताया था? किसे डिवाइड करना है? 2.5 से। जब रिस्क और प्रोसीजर दोनों पूछे तो कितने रिस्क बताने हैं? मार्क्स डिवाइडेड बाय 2.5। या तो खुद बता देगा या आपने ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं। लेकिन अगर सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहता है तो मैंने आपको बोला है 1.5 से डिवाइड करना है। अब इन्होंने रफ सा एस्टिमेट लगाया जो करीब तरीन सही हुआ है, लेकिन कैलकुलेटेड आइडेंटिफाई कीजिए 1.5 एवरेज। कितने रिस्क? 5.33, यानी तकरीबन 5 रिस्क हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कम से कम। और ज्यादा हो गए तो वो भी कर लेंगे, कम से कम 5 जरूर करने हैं। Your firm has been appointed as the statutory auditor for Team Textile Limited for the year ending 31st March 24। अब यहां पे नोट कीजिए, अगर वो कहता है ना ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो मैं कहता योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड, फर्स्ट ऑडिट है ना, तो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस में रिस्क होता। लेकिन उसने रिस्क सारे नहीं पूछे, कौन से वाले पूछे हैं? सिर्फ फ्रॉड रिस्क, यही बताएंगे। तो इसको इग्नोर कर देंगे हम। TTL operates an extensive network of retail outlets across the country। Across the country में भी रिस्क आ सकता था क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बहुत सी लोकेशन में पड़ी है, उसकी वेरी एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को इंश्योर करना मुश्किल होता है। लेकिन वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में नहीं है, ये ऑडिट रिस्क में। हाँ जी फ्रॉड, तो इसको भी छोड़ देंगे। Recently, TTL has encountered challenges such as market saturation and declining profit margin within its sector। बिजनेस रेपुटेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ एक बारीक सा फर्क है दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर में। अगर आइडेंटिफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके तो बात है, ना कर सके तो मर्ज भी कर दे, प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो ये है कि अगर हमारी कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं
उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पुअर होना, उसके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, उसकी बोरिंग बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, सेल प्राइस स्टैग्नेंट है, इंक्रीज नहीं कर पा रहे, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। कंपनी अपने रिजल्ट्स को बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, और अगर उस कंपनी का नहीं, उस इंडस्ट्री के बारे में बताए कि इस इंडस्ट्री के हालात बुरे हैं, इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई एक्शन ले रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या इस इंडस्ट्री में एनर्जी क्राइसिस मौजूद है, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड नेगेटिव चीजें हों, वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से भी कंपनी, देखे इन्वेस्टर ये कहता है चाहे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो चाहे कंपनी में हो, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो इन्वेस्टर की डिमांड को सामने रखते, एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए दोनों सूरतों में मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इंप्रूव करें या शो करवाएं। तो दोनों, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर उसने दोनों फैक्टर्स बताए हैं, एक वो जो इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो कंपनी को इफेक्ट कर रहे हैं। हो सके समझ आ गई मेरी बात तो दोनों को अलग अलग डिस्कस करें, दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर बन जाएंगे, नहीं तो एक कंबाइन करके शो कर दें, वो भी ठीक है। टीटीआर जहां पे क्या कह रहा है, हैज एनकाउंटर्ड चैलेंजिंग मार्केट सैचुरेशन, अब ये मार्केट सैचुरेशन भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये एक्सटर्नल इंडस्ट्री वाला है, ठीक है, एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन विद इन इट्स सेक्टर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है, ये इंडस्ट्री का। आगे चल के कंपनी के बारे में बताएगा, कंपनी भी तबाह हुई पड़ी है, ये तो इंडस्ट्री उस बता रहा है ना डूबी है। इन रिस्पांस, तो पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारा हो गया। इन रिस्पांस टीटीएल हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज। अच्छा, सिर्फ अगर कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी बोलता ना तो मैं कहता ये रिस्क है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर नॉर्मल रिस्क। आपको पता है वो सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होती, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी करते हैं, एम्प्लॉइज को कम करते हैं, एक्टिविटीज रिड्यूस करते हैं, सेग्रीगेशन ड्यूटीज। लेकिन यहां पे चूंकि स्पेसिफिकली फ्रॉड रिस्क फैक्टर है तो मैं कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी को इग्नोर कर दूंगा। लेकिन आगे वो कह रहा है विच इंक्लूड्स रिड्यूसिंग एम्प्लॉय वेजेस एंड बेनिफिट्स अमंग अदर कॉस्ट सेविंग मेजर्स। इसको अंडरलाइन कर, हाँ ये वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गया। कौन सा है? एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कंपनीज। एम्प्लॉयज क्या करेंगे? हाँ, मौके की तलाश में रहेंगे। शाबाश। इसमें दो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गए जी आपके, एक इंडस्ट्री का आ गया और एक एडवर्स रिलेशनशिप एम्प्लॉयज का आ गया। आगे चलते हैं। टीटीएल एक कंपनी विद हाई लेवरेज। हाई लेवरेज का मतलब क्या होता है? बोरिंग पावर, हाईली गियर्ड, बोरिंग पावर ज्यादा। याद रखे दो चीजें तो मैंने आपको बताई हुई है ना, सीधे सीधे फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। नंबर वन, जब कंपनी ने लोन लिया हो या लोन लेना हो बैंक से तो वो अपनी एसेट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश करती है ताकि लायबिलिटीज अंडर, ताकि बैंक एसेट्स को देख के ज्यादा बोरिंग दे और जो लोन एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो। ये भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और दूसरा, अगर कंपनी ने शेयर इशू करने हो या किसी शेयर होल्डर ने, बड़े शेयर होल्डर ने अनकरीब शेयर बेचने हैं तो वो डायरेक्टर्स को फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है प्रॉफिट ज्यादा शो करो। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स का खरीदार है ना वो प्रॉफिट को देख के पैसे देता है कि मुझे इसमें से कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये दोनों फ्रॉड रिस्क फैक्टर हैं, एक बैंक लोन वाला एसेट्स ओवर स्टेटमेंट, और शेयर को अगर बेचना है प्रॉफिट ओवर स्टेटमेंट का रिस्क। हाँ, बिजनेस को बेचना या शेयर को बेचना एक ही बात है, वो एक ही रिस्क, दोनों में प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हाई लेवरेज है इससे क्या कोई रिस्क राइज हो रहा है? सीधा नहीं उसने बताया बैंक बोरोइंग है, वरना शायद हमें पता चल जाता। आगे चल के बता देगा, चले बता देगा तो अच्छी बात है। फेसेस एडिशनल चैलेंजेस ड्यू टू द कंपनीज एक्सपोनेंशियल राइज इन इंटरेस्ट, कंट्रीज एक्सपोनेंशियल राइज इन इंटरेस्ट रेट, ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट। याद रखें ये आप अलग से मेंशन नहीं करेंगे, ऊपर जहां पे सेक्टर में आपने एक्सटर्नल फैक्टर में बताया ना कि इंडस्ट्री जो है उसमें पुअर कंडीशन, चैलेंजिंग इंडस्ट्री सिचुएशन है, उसी में आप हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी मर्ज कर देंगे। ये अलग से फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री में जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उन्हीं के दो मजीद पॉइंट है। इन इंटरेस्ट रेट, अच्छा लेवरेज को अंडरलाइन कर लिया ना आपने, बैंक लोन। फिर कह रहे हैं इन लाइट ऑफ दीज, तीन हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गए हैं।
In light of these financial pressures, the key shareholders of TTL are considering divesting their majority stake in the company as a strategy to diversify their investment. ये लें, दोनों आ गए। ये बैंक वाला रिस्क है कि बैंक बोरिंग हासिल करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बैंक को मुतमिन रखने के लिए, लोन एग्रीमेंट की कंडीशंस को पूरा करने के लिए कंपनी अपने एसेट्स को ओवरस्टेट करेगी। और ये जो शेयर होल्डिंग की डाइवेस्टमेंट वाला के शेयर बेचना है, ये भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। किस लिए? हाई प्राइस हासिल करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया जाएगा। क्लियर? सीफैप में एक जगह पे उसने पूछा था, कंपनी ऑडिट के बाद राइट इशू करने का प्लान रख रही है, क्या रिस्क है? राइट इशू, राइट इशू समझ ना, मजीद शेयर इशू करने हैं। तो बताइए, मजीद शेयर इशू करेंगे, कंपनी की कोशिश क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे कर, और शेयर होल्डर क्या देख के प्राइस देगा? प्रॉफिट। तो उसमें भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर था कि नहीं था? राइट इशू में भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, एग्जिस्टिंग शेयर इशू होने में भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। कितने हो गए? 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गए, कम से कम 5 करने थे। Following the CEO's recommendation, TTL has shifted from the cost model to the fair valuation model for large its properties, including retail outlets. ये आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ये नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें रीवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है या कि सीईओ की प्रॉब्लम? क्यों प्रॉब्लम है सीईओ की? उसको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। सीईओ को फाइनेंशियल नॉलेज अमूमी तौर पे नहीं होता। अगर वो किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व है, वो गलत कर रहा है। ये काम सीएफओ का है। सीईओ की जाने बला के आईएफआरएस क्या होते हैं, उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि ये काउंटिंग डिसीजन कर रहा है, बल्कि आगे चल के वो बताता है कि वो वैल्यूअर के साथ भी इंगेज है। अब इंगेज क्यों है? क्या वैल्यूएशन का एक्सपर्ट होगा? ये होगा वैल्यूएशन का एक्सपर्ट। ये तो अपने मतलब की वैल्यूएशन, एसेट्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश होगी एक तरफ। तो इसमें सीईओ चूंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग डिसीजन में इन्वॉल्व है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। ये पहले भी एक केस स्टडी में उसने टेस्ट किया था, याद है किसी की? वॉल्यूम 2 की केस स्टडी थी एक, जिसमें उसने बोला था सीईओ जो है उसने डिफरेंट पॉलिसीज, उसने पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्कस किया था उसने। केस स्टडी है वॉल्यूम 2 की एक। फिर कह रहा है सीईओ इज एक्टिवली वर्किंग विद इंडिपेंडेंट वैल्यू टू असरटेन द फेयर वैल्यू ऑफ टीटीएल्स प्रॉपर्टी। ये भी वही बात होगी, सीईओ की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ वैल्यू के साथ बल्कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी। फर्दर मोर ऑन 1 मार्च 24, ये 5 हो गए हमारे पूरे। On 1 March, TTL entered into a bill and hold agreement with one of its customer. This agreement is anticipated to substantially increase TTL's revenue for the year. Last month में heavy revenue, heavy sale, ये fraud risk factor है। और खास तौर पे नेचर ऑफ सेल देखे क्या है? बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड का मतलब पता क्या है? पैसे ले लेता है, चीजें उधर ही पड़ी हैं। इसमें आईएफआरएस 15 आपने पढ़ा हुआ है? आईएफआरएस 15 कंडीशन बताता है। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे बताइए, अगर किसी को हमने सेल की हो और अभी ट्रांसफर नहीं किया, आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब फुलफिल करें, फिर ही आईएफआरएस 15 क्या कहता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे फिर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, वरना तो नहीं कर सकते। क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हुई है? तो इसका मतलब है कि ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा, कंपनी रिकॉर्ड। 6 रिस्क हो गए। एक और भी रिस्क उसने बोला हुआ, उसने कहा है आपने सीईओ की इन्वॉल्वमेंट का तो जिक्र किया है, लेकिन पॉलिसी चेंज करना, कॉस्ट से फेयर वैल्यू के ऊपर आना, इसमें भी चूंकि जजमेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी एक ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट का रिस्क है इसमें। नहीं, एरर भी हो सकता है, लेकिन देखिए कंपनी के हालात खराब है और इन खराब हालात में वो रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जा रही है। हाँ जी, तो इसमें रिस्क है। तो टोटल 7 रिस्क हो गए हमारे। कितने? हो सके तो जितने एग्जाम में टाइम हो तो सारे आइडेंटिफाई कर दे, वरना कम से कम 5 है जी। क्वेश्चन का ये है कि क्या इसमें ये पॉइंट हो सकता है कि सीईओ जो भी सजेशंस देगा वो कंपनी के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को सामने रखते हुए सजेशन देगा,
वो जो ट्रू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनके मुताबिक डिसीजन नहीं करेगा। ये बिल्कुल हो सकता है। और ये जब हमने बोला ना कि सीईओ की इन्वॉल्वमेंट अकाउंटिंग इश्यूज में होना एक फ्रॉड फैक्टर है, उसकी वजह यही है कि सीईओ जब कभी अकाउंटिंग के मैटर्स में आएगा ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो देखिए उसने पढ़े नहीं होते मुमकिन तौर पर, सीएफओ ने पढ़े होते हैं। तो वो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के नहीं, बल्कि अपने ऑब्जेक्टिव को, हाँ जी, अपने टारगेट्स को सामने रखते हुए सजेशंस दे रहा होगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अलग से फैक्टर नहीं होगा, ये उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन के तौर पे आएगा जिसमें हमने ये बोला है कि सीईओ पार्टिसिपेट कर रहा है फाइनेंशियल मैटर्स में, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल। क्लियर जी? पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपने क्या सीखा? एग्जाम में जब जाना है सबसे पहले रीडिंग टाइम में क्या करना है? चैप्टर नंबर, फिर उसमें 5-7 मिनट बच जाएंगे, फिर क्या करना है? एक केस स्टडी को पढ़ना। पढ़ते पढ़ते टाइम पूरा हो जाएगा, आपके पास शीट आ जाएगी, फिर क्या? जैसे उस केस स्टडी को कंप्लीट करना है, फिर उसी केस स्टडी को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद क्या करना है? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। फिर उसके बाद उससे थोड़ा दरमियाने दर्जे के क्वेश्चन, जिसमें बाज का कुछ क्वेश्चन ऐसे ना सारे रिप्रोडक्शन के, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पार्ट ए रिप्रोडक्शन, पार्ट बी केस स्टडी। इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको सेलेक्ट करके रिप्रोडक्शन भी साथ में बिठाएं और केस स्टडी भी साथ में बिठाएं। लेकिन जब केस स्टडी पढ़नी है ना, उसी वक्त सॉल्व करनी है, ब्रेक नहीं देनी दरमियान में। ब्रेक देंगे तो फैक्ट्स मिक्स हो जाएंगे, जहन से निकल जाएंगे। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। एक दिन में ऑडिट की बुक रिवाइज करनी है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहली स्ट्रेटजी, जब पेपर देके आप आए ना, फर्स्ट कीजिए अगले ही दिन पेपर। अगर तो छुट्टी है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर अगले ही दिन पेपर है, पहली चीज आप ये समझ रहे होंगे कि आते ही ऑडिट की बुक खोल के स्टार्ट कर दें पढ़ना, तो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आप पेपर देके जब आते हैं ना, सबसे पहले आपके लिए 3-4 घंटे सोना जरूरी होता है। माइंड आपका 0 मीटर पे आना जरूरी है, ठीक है? वो वार्म अप हुआ होता है, वो थका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है जब आप पेपर देके आते हैं। तो पहले तो आपने 3-4 घंटे सोना है, लाजमी है पहले ही, ठीक है? उस वक्त हालांकि फौरी तौर पे नींद आ नहीं रही होती, वो दिमाग ऐसा चला होता है, वो आते आते भी नींद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सोना जरूरी है ताकि आप रिफ्रेश हो जाए। 3-4 घंटे 3-4 घंटे डिपेंड करता है। बाज़ का ऐसा होता है हम थके होते हैं ना, 10 मिनट की नींद होती है, लेकिन हम रिफ्रेश हो जाते हैं अगले लेक्चर के लिए। सम टाइम ऐसा होता है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर 2 घंटे भी सो के आपको लगता है कि आप फ्रेश हो गए हैं तो ठीक है। देखिए सोना तो है ही, रात को भी सोना है, पहले सो जाएंगे तो ये होगा कि आप पहले फ्रेश माइंड हो जाएंगे। एग्जॉस्ट माइंड के साथ पढ़ने से वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। फिर इसके बाद जब आपने रिवीजन करनी है तो ऑडिट की बुक है ना, आपने देखा होगा इसमें पहले सफे के ऊपर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपने रिवीजन करनी है तो सिर्फ मेरी सजेशन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाले पेज के ऊपर जाएं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाले पेज के ऊपर सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, रिवीजन करनी होती है ना, एक होती है धक्का स्टार्ट रिवीजन। धक्का स्टार्ट रिवीजन क्या होती है भला? ये मैंने चैप्टर 5 रिवाइज करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये वाला जिसमें सारा सामने आ गया। भाई वो सामने आ गया तो सारा कुछ छप गया, वो आप पढ़ रहे हैं क्विकली, रिवाइज नहीं कर रहे। जब ये चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव खोल के ये पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन नहीं होती। रिवीजन क्या होती है? रिवीजन होती है बंद किताब से, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, उधर आप किताब होगी बंद। अब वो कैसे? सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। तो आपने, मेरी सजेशन यह है, जब रिवीजन करनी हो ना, सिर्फ ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ना, जिसमें सिर्फ मेन कंसेप्ट है, क्वेश्चन इसी से निकलता है, मेन कंसेप्ट से। मेन कंसेप्ट है, उसके साथ कोई मटेरियल नहीं है। आप मेन कंसेप्ट को पढ़ के सोचिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर दूसरे को पढ़ के सोचे क्या क्या लिखा, फिर तीसरे को पढ़ के सोचे क्या क्या लिखा। ये है रिवीजन। हाँ, जब ये कर लें अगले 10-15 मिनट में, उसके बाद आगे सफा पलट के देख लें कोई चीज रह तो नहीं गई। साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना, वो तो माइंड को पता चलता गया ये क्या क्या चीज है, वो तो आपने देख लिया। एग्जाम में वो फिर आपके जहन में नहीं आएगा अगर ऐसे रिवीजन किया आपने, ठीक है? एग्जाम में कैसे? ये पहले वाले सफे से रिवीजन करें, इसीलिए ये पहले वाला सफा है और इसके ऊपर कोई मजीद मटेरियल नहीं लिखा जाता, ताकि एंड पे रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है? बाकी ये चीज भी जहन में रखें, चैप्टर सारे रिवाइज करने हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कोशिश करें सारे रिवाइज करें, लेकिन ये नेचुरल है, कोई 2-3 पॉइंट रह जाते हैं। अगर कोई 2-3 पॉइंट रह जाए ना, जैसे चैप्टर 6 पे आप पहुंचे हैं, 2 चीजें रह गई हैं, तो आपने उनको नोट कर लेना है, फौरी उनको उधर ही तैयार करने नहीं बैठ जाना कि ये भूल गई अब मैं इनको याद कर लूं, नहीं।
नोट कर लेना है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर 6 के इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, चैप्टर 7 के इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, ये मुझे ज़हन में नहीं आया। पहले सारे रिवाइज कर लेने हैं ताकि जो कुछ आपने कवर किया हुआ है उसको तो संभाल लें, उसको तो संभाल लें। फिर उसके बाद एंड में जो टाइम बचेगा उसमें फिर कोई पेंडिंग कंसेप्ट है आपका जो पहली दफा में नहीं आया वो आप कर लें। लेकिन नई चीज आखिरी दिनों में नहीं करनी होती, क्योंकि आखिरी दिन में 2% नई चीज करने से ज्यादा बेहतर होता है 98% पुरानी चीज संभाल लें। ठीक है, तो इसलिए हम जो टीचर्स होते हैं आखिरी दिनों में न्यू कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करने को रिकमेंड नहीं किया करते। पहले सारे सेशन में हम यही कहते हैं सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने, एंड पे फिर एडवाइस चेंज हो जाती है, क्योंकि अब तो जो होना था सो हो गया। अब तो फिर आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है पहले उसको संभाल लें, उसके बाद फिर कोई टॉपिक अगर आपका ऐसा है जो तैयार तो किया हुआ है, रिवीजन करने वाली है, फिर उसको रिवीजन करें, पढ़ें उसको। ठीक है, नई चीजें जी, हाँ पानी सर से गुजरने वाला होता है, फिर जो बच जाए ना वही बचा लें, फिर सारा कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, जो बच जाए बचा लें। चलें, और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। कोशिश करेंगे, मैं कंफर्म नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कि हम एक और कर लें। ऑटम 24 नहीं वो नहीं कर सकते। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।